सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब और आपकी अध्ययन प्रक्रिया कैसी चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहकर सकारात्मक भावों को अपने मन में लाकर अपनी अध्ययन प्रक्रिया को अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं। बच्चों, कल हमने फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ठेस कहानी का अध्ययन किया। हम ठेस कहानी का सार कर चुके हैं और आज हम ठेस कहानी की समीक्षा करेंगे तत्वों के आधार पर। ठेस शीर्षक कहानी कला की दृष्टि से कितना उचित है, हम इस दृष्टि से उसका मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले हम विचार करते हैं कि कहानी क्या होती है। कहानी एक ऐसी गद्याशील रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का लक्ष्य रहता है। यानी जीवन की किसी एक घटना का, किसी एक पक्ष का, किसी एक पहलू का या फिर किसी की भावना का, संवेदना का वर्णन करना लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहता है। कहानी की पात्र योजना, कथानक, भाषा शैली आदि सब तत्व उसके भाव को पुष्टि प्रदान करते हैं, उसके भाव को बढ़ाते हैं। विभिन्न विद्वानों का मानना है कि कहानी रचना में कथानक जो होता है और पात्र चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली आदि को मिलाकर कुल 6 तत्व जो हैं कहानी के कथानक में योगदान देते हैं। हाँ, यह दूसरी बात है कि किसी कहानी में कोई एक तत्व प्रभावशील रहता है तो दूसरी में कोई अन्य, यानी किसी का कथानक प्रभावशाली होता है, किसी के पात्र के आधार पर उस कहानी का नामकरण पात्र के नाम पर कर दिया जाता है। जैसे ये प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी, तो किसी में घटना के आधार पर, जैसे प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, तो इस प्रकार एक पहलू पर जो बल दिया जाता है, एक पहलू के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसी के आधार पर कहानी का नामकरण रहता है। तो हम यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ठेस शीर्षक कहानी की समीक्षा बताए गए तत्वों के आधार पर करेंगे। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कहानी के प्रमुख 6 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व होता है कथानक या कथा वस्तु, जिसमें संपूर्ण कहानी का सार गर्भित रहता है। यानी संपूर्ण कहानी की विषय वस्तु कथानक के अंदर सिमटी हुई होती है। कथानक ही कहानी का मूल तत्व होता है, क्योंकि उसमें संपूर्ण घटना का जिक्र किया जाता है। संपूर्ण घटना की कड़ियाँ कथानक में जुड़ी हुई होती है। कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व होता है पात्र, उनका चरित्र चित्रण, यानी कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, उसका नायक कौन है, खलनायक कौन है, किस पात्र की क्या योग्यता है, किस पात्र की कौन सी विशेषता है, और पात्र ही कहानी को सजीवता प्रदान करते हैं। पात्र का जो चरित्र है वो सहानुभूतिपूर्ण है या फिर पात्र घृणा का पात्र बनता है, तो कहानी को बढ़ाने में पात्र भी प्रमुख योगदान देते हैं। कहानी का तीसरा प्रमुख तत्व होता है संवाद। संवाद कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो हम सबसे पहले उसके प्रथम तत्व कथानक के बारे में जिक्र करते हैं। बच्चों, जब हमने कहानी का अध्ययन कर लिया है, कहानी को पढ़ लिया है, तो मैं समझती हूँ कि आपको कथानक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब हम कहानी को पढ़ते हैं, कहानी को अच्छे से पढ़ लेने के बाद हमें उसका कथानक समझ में आ जाता है, उसके पात्रों का पता चल जाता है, उसकी प्रमुख घटनाओं का पता चल जाता है और हमें यह भी पता चल जाता है कि लेखक का उद्देश्य क्या रहा है। तो हम कथानक के बारे में जिक्र करते हैं। कथानक का निर्माण कहानी में विभिन्न घटनाओं के योग से किया जाता है। यानी कथानक में क्या आते हैं, विभिन्न घटनाएं आती हैं और उनको मिलाकर, विभिन्न घटनाओं को मिलाकर कहानी का निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कथानक ही कहानी का मूल ढांचा होता है, यानी मूल आधार होता है। कथानक किसी भी कहानी का, किसी भी रचना की रीढ़ की हड्डी के समान होता है।
जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार कथानक भी महत्वपूर्ण होता है। ठेस कहानी का कथानक लघु है, यानी ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। इस कहानी में सिरचन नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, जो मोथी, घास व पटेर से चिक, शीतल पाटी और ऐसे ही दूसरे सामान बनाने की कला में निपुण है। वह क्षेत्र विशेष का कलाकार है, इसीलिए इस कहानी को आंचलिक कहानी का नाम दिया गया है। आंचलिक का मतलब आंचल विशेष से संबंधित कहानी, आंचल का वर्णन करने वाली कहानी, क्षेत्र विशेष से संबंधित कहानी। वह चिक बनाने के अतिरिक्त खेती बाड़ी के काम में कोई रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसकी रुचि एक विशेष कला में है और उसी काम को करने में वह गर्व का अनुभव करता है। इसलिए गांव के लोग इसे खेत में काम करने के लिए नहीं बुलाते, अपितु उसे कामचोर, मुफ्तखोर, चटोर आदि कहते हैं। किंतु कुछ समय पहले लोग उसकी कला की कदर करते थे और उससे काम करवाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे। जो उसे काम के लिए पैसे देने का लालच नहीं है, उसे केवल खाने पीने व सम्मान प्राप्त करने का लालच रहता है। यानी कुछ समय पहले लोग उसका मान सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि कुछ समय पहले गांव में इस कला का बहुत मान सम्मान किया जाता था। लेकिन आज के भौतिकवादी समाज में, मशीनी युग में, जो लघु कुटीर उद्योग धंधे होते थे, उनका स्थान किसने ले लिया है? उनका स्थान बड़े बड़े मशीनों ने ले लिया। मशीनों की सहायता से काम आसानी से कम समय में पूरा किया जा सकता है। इसीलिए लोग आज एक कलाकार का मान सम्मान न करके बाज़ारों में मिलने वाले उत्पादों पर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि बाज़ार से किसी भी कम से कीमत पर भी, अधिक से कम कीमत पर भी उचित सामान खरीदा जा सकता है। आजकल लोग उस कला का सम्मान नहीं करते और सिरचन एक कलाकार जरूर है, लेकिन उसे अपनी कला के बदले किसी प्रकार के पारिश्रमिक की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल खाने पीने व सम्मान प्राप्त करने का लालच रहता है। वह अपने काम की बुराई सहन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी कलाकार अपने काम का अपमान सहन नहीं कर सकता। वह अपने काम स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो सिरचन भी अपने काम के प्रति दृढ़ संकल्प है। कहानी की प्रमुख घटना है कि लेखक की छोटी बहन मानू की विदाई होने वाली थी। उसके पति ने पहले ही खत लिखकर चेतावनी दी हुई थी कि मानू अपने लिए मिठाई भले ही न लाए, किंतु 3 जोड़ी फैशनेबल चिक तथा पटेर की 2 शीतल पाटी जरूर लेकर आई। इसलिए सिरचन को विदाई से 1 सप्ताह पहले काम पर तैनात कर दिया जाता है। सिरचन को काम में लगा दिया जाता है और वह अपना काम मन लगाकर कर रहा है और उसके सम्मान में काम के बदले एक मोहर छाप वाली धोती, नई धोती देने की बात कही गई है। किंतु मानू की मंझली भाभी ने सिरचन को नई मोहर छाप वाली धोती का ताना दे दिया, तो सिरचन इसे अपना अपमान समझकर चिक बनाने का काम छोड़कर चला गया। मानू की चाची व मानू की मंझली भाभी उसे बात बात पर अपमानित करती है। वह उसे ताने देती है कि क्या तुम घर पर भी जर्दा खाते हो, क्या घर पर भी नई धोती पहनते हो। इस प्रकार उसकी कला का अपमान किया जाता है। सिरचन की गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है और सिरचन अपने अपमान को सहन नहीं कर सकता। इसलिए वह मंझली भाभी द्वारा किए गए अपमान के बाद कार्य को बीच में छोड़कर चला जाता है। उसके विषय में सब जानते हैं कि यदि उसने एक बार काम अधूरा छोड़ दिया तो वह कभी पूरा नहीं करेगा, यानी वह दोबारा उस काम को पूरा नहीं करेगा। सिरचन के बारे में सब लोग जानते हैं कि जब उसके स्वाभिमान को, आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है तो वह अपने कार्य को अधूरा छोड़ देता है और दोबारा वह उस घर की तरफ ताकता भी नहीं। मानू की विदाई का दिन आ गया और उसे चिक की जोड़ी के बिना ही जाना पड़ा। लेखक जब उसे गाड़ी में बिठा रहा था तब उसे सिरचन की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वह पीठ पर
बोझ लादे हुए गाड़ी की तरफ दौड़ता हुआ हाँफता हुआ चला आ रहा था। सिरचन ने अकलाते हुए कहा, यह सब मेरी ओर से है दीदी। यानी वह अपने साथ चिक, एक जोड़ी पर्दा, शीतल पाटी और अन्य सामान लेकर आता है तथा मानू दीदी से वह बहुत प्रेम करता है। मानू दीदी तथा माँ का वह बहुत सम्मान करता है और इसी बात को रखते हुए, उनके मान सम्मान को, उनके श्रद्धा भाव को रखते हुए वह अपनी ओर से सारा सामान बनाकर देने के लिए प्लेटफार्म पर चला जाता है। गाड़ी चल पड़ी। मानो उसे मोहर छाप वाली धोती की कीमत देने लगती है। सिरचन ने हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मानो रोने लगी। लेखक ने देखा कि ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, इतनी कुशलता से किया गया कार्य, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था। यानी उसने बहुत सी चीज़ें देखी थी, शीतल पाटियाँ देखी थी, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक चिक और आकर्षक शीतल पाटी उसने जीवन में पहली बार देखी थी। वह मन ही मन सिरचन की कलाकारी की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सका। उपर्युक्त कथा से हमें पता चलता है कि प्रस्तुत कथानक घटनाओं में आंतरिक एवं बाह्य स्थितियों के तंतुजाल से निर्मित है।